खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। माँ की चिंता का एक कारण था। तो चांद ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली कक्षा में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो यह सब हुआ था। माँ को तो चांद की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था। आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था। मैं तो अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर चुकी हूं। मां घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तो चांद ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वह हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेज ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ ना कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी निकालती रखती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, हर चीज जो उसकी मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हो तो आपकी बेटियां मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है। तब वह फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर आ लिखती है। अगर उसे आ गंदा या गलत लिखा हो तो वह फिर मेज खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब वह बड़ी तेजी से करती है। जब वह आ लिख चुकी होती है तब वह एक एक कर हर चीज वापस रखती है। पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वह यह सब फिर दोहराती है। पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज के लिए वह अपनी मेज खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भरना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थीं, मानो वह मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक मां को समझ में आ गया कि तो चांद क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तो चांद उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है, उसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीजें रखी जा सकती हैं। बड़ा ही मजेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तो चांद ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका से उसने यह सब नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा न लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। मां झिझक कर पीछे हट गई। जब वह अपनी मेज के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती तब वह खड़ी रहती है पूरे समय। खड़ी रहती है? कहाँ? मां ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? मां ने विस्मय से पूछा। ताकि वह सड़क पर गुजरते हुए साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। इसके बाद शिक्षिका ने जो पूरी कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूं था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तो चांद अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास खड़ी होती और बाहर झांकती। जब शिक्षिका मन ही मन यह सोचने लगती कि वह भले ही खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे,
तब अचानक तोत्तो-चान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों की जोर से आवाज लगाती। ऐसा वह इसलिए कर सकती थी क्योंकि उसकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल ना था। जब तोत्तो-चान बुलाती तो साजिंदे ठीक खिड़की के पास आ जाते। तब तोत्तो-चान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती, वे आ गए हैं। तब सारे के सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तोत्तो-चान कहती, और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तोत्तो-चान के। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? तब तोत्तो-चान बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आएं और चले जाएं और हमारी नजर में ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं कि यह सब कितनी कितनी बाधाएं पैदा करता है। शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। मां के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज में बोली, और इसके अलावा और क्या करती है वह? अब मां का दिल सच में बैठने लगा था। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वह क्या क्या करती है तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को ना कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे मां की ओर देखा। कल तोत्तो-चान रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही। सोचा कि वह शायद साजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहां थी वहां से मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जान पाई कि आखिर वह किससे बातें कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा कि वह सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब आया ही नहीं। आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो? इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं यह देखने गई कि आखिर वह प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सिर निकाल ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वहां ओरी पर घोंसला बनाती 2 अबाबिल चिड़ियां थीं। वह अबाबिलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, यह भी नहीं कहना चाहती कि अबाबिलों से बात करना बेवकूफी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में अबाबिलों से यह पूछना कि वह क्या कर रही हैं कतई गैर जरूरी है। माफी मांगने के लिए मां का मुंह खुले इससे पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है ड्राइंग रूम की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वह किरणों वाला झंडा। मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वह झंडे के चारों ओर झालर बनाने लगी। वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती है। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं उससे पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चौक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ ना हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों?
माँ ने आश्चर्य से पूछा। शिक्षिका थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया, चौथी ओर उसने झंडा बनाया था, सो झालर झंडे के केवल 3 तरफ ही थे। माँ कुछ आश्वस्त हुई। मैं समझी सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे पर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस झंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकल गया था, अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया। मैं अकेली ही परेशान ही नहीं हूं, साथ के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ यह अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा जहां उसकी नन्ही को वे समझें, जहां उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों के साथ रहना पढ़ना सिखा सकें। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थीं, वह माँ को काफी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोत्तो-चान को यह नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह जानती थी कि तोत्तो-चान यह समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वह अपनी बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोत्तो-चान बड़ी नहीं हो जाती, वह उसे कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने उससे इतना भर कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा स्कूल है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोत्तो-चान ने कहा, पर अब इसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं यह समझ तो नहीं गई है कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है? क्षण भर में ही तोत्तो-चान ने उल्लास में भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? धन्यवाद।